हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण अंचल और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन के नेक्स्ट पार्ट में। इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों जो पार्ट वन था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर वन कैसे हुआ था, क्या उसके रीजंस थे, क्या उसके कॉजेज थे, कितना उसमें डैमेज हुआ था, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। उसके लास्ट में मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर वन की जो शुरुआत है वो हुई थी 28 जुलाई 1914 में, है ना। और इसके पीछे का जो इमीडिएट रीज़न वो ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया के एक यंग स्टूडेंट ने क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी। और इसी के बाद जो है वो पूरा वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था। तो जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया या फिर वॉर डिक्लेयर किया 28 जुलाई 1914 को, तो सर्बिया के डिफेंस में दोस्तों रशिया आ गया। और यहाँ पर मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, जिसमें से दो ग्रुप जो मेन हैं, जिसमें एक ग्रुप में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर रशिया के सपोर्ट में फ्रांस आ गया क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, एग्रीमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सपोर्ट में जर्मनी आ गया। तो यहाँ पर फिलहाल अभी दो ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में आप दोस्तों देख सकते हैं कि रशिया है, फ्रांस है और सर्बिया है, और दूसरे साइड में यहाँ पर अभी दो देश हैं, दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी। दोस्तों यहाँ पर जो मेन कंट्री है वो है जर्मनी। तो जर्मनी को पता था कि अगर वो ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रहा है तो उसको एक साथ दो फ्रंट में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक है ईस्टर्न फ्रंट जहाँ पर रशिया है और एक है वेस्टर्न फ्रंट जहाँ पर फ्रांस है। तो इस वजह से जर्मनी ने दोनों देशों के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट रशिया और 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट फ्रांस। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन अभी साइलेंट है। ब्रिटेन काफ़ी कन्फ्यूजन में था उस समय कि वो वॉर ज्वाइन करे कि नहीं करे। लेकिन दोस्तों उसकी पिक्चर जो है, ब्रिटेन की पिक्चर 1914 में ही क्लियर हो जाती है जब जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया। जर्मनी का स्ट्रैटेजी ये था कि जर्मनी बेल्जियम के ऊपर अटैक करेगा और बेल्जियम के रास्ते से होकर वो फ्रांस को हराएगा। लेकिन यहाँ पर बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका था 1830 में, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी देश बेल्जियम के ऊपर अटैक करता है तो बेल्जियम की सुरक्षा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन का रहेगा और ब्रिटेन आगे आएगा दोस्तों। तो जब बेल्जियम के ऊपर अटैक होता है तो ब्रिटेन आगे आता है और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है 4 अगस्त 1914 में। अब यहाँ पर बैलेंस काफ़ी हद तक ब्रिटेन वाले ग्रुप की तरफ झुक गया है, जहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, सर्बिया है। और वहीं अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको दो ही देश दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जो वॉर है उसको आप नंबर ऑफ कंट्रीज के बेसिस पे नहीं जीतते, बल्कि अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर जीतते हैं। तो हालांकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी बस है, लेकिन यहाँ पर जर्मनी दोस्तों एक वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहा था और सभी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट दे रहा था। यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाले ग्रुप को हमने नाम दिया है सेंट्रल पावर, और यहाँ पर रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्बिया वाले ग्रुप को हमने नाम दिया है अलाइड पावर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसका नाम है इटली और अमेरिका। तो इटली और अमेरिका फिलहाल 1914 में न्यूट्रल हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी भी साइड को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वो आगे अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेजर बैटल हुआ था 1914 में वो हुआ था दोस्तों बैटल ऑफ टेनेनबर्ग में। ये हुआ था जर्मनी और रशिया के बीच में, जिसमें रशिया की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और ये जर्मनी की बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों। इस पर्टिकुलर हार से रशिया को बहुत नुकसान हुआ था, स्पेशली उसके लाखों सैनिकों की इसमें डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी जो ईस्टर्न फ्रंट में बहुत शानदार काम कर रहा है, रशिया जैसे बड़े देश को दोस्तों जर्मनी ने हरा दिया। अब यहाँ पर रशिया जर्मन अटैक को तो फेस कर ही रहा है, साथ में दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी जिसने पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया है रशिया के खिलाफ 10 अगस्त 1914 को, उसने भी यहाँ पर साउथ वाले एरिया में रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो रशिया ऑलरेडी जर्मन अटैक को फेस कर रहा था, अब उसको ऑस्ट्रिया हंगरी के भी अटैक को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी तो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन उसका जो दोस्त था ऑस्ट्रिया हंगरी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है दोस्तों। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो छोटे से देश सर्बिया के ऊपर अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया है, अभी तक उसको हरा नहीं पाया है। और इवन ऑस्ट्रिया हंगरी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फ्रॉम दी रशिया। रशिया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हरा रहा है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, जबकि उसका दोस्त
जर्मनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा वेस्टर्न फ्रंट में। तो वेस्टर्न फ्रंट में जो पहला मेजर लड़ाई हुआ था वो जमीन पे नहीं बल्कि पानी में हुआ था, वाटर में हुआ था, जिसका नाम है बैटल ऑफ हेलिगोलैंड। ये जो बैटल ऑफ हेलिगोलैंड बाइट है ये जर्मनी और ब्रिटेन के नेवी के बीच में हुआ था। उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ब्रिटेन का नेवी था वो पूरे दुनिया में सबसे शानदार था, जिसको हम लोग ब्रिटिश रॉयल नेवी कहते थे। वो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो इस पर्टिकुलर वॉर को ब्रिटेन ने बहुत आसानी के साथ में हरा दिया। जर्मनी दोस्तों ये पर्टिकुलर नवल बैटल जो है वो हार जाता है, और जैसे ही जर्मनी की हार होती है ब्रिटेन उस पूरे नॉर्थ सी वाले इलाके में अपना कंट्रोल जमा लेता है और जितने भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज जर्मनी की ओर जाने वाले होते हैं उसको पूरा ब्लॉक कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जर्मनी के पास में एक बहुत ही शानदार सबमरीन था जिसका नाम था दोस्तों यू बोट। यू बोट की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि यू बोट पानी के अंदर जाके दुश्मन के जो शिप्स हैं उसको तो अटैक कर ही सकता था, लेकिन उसको पहचानना, उसको डिटेक्ट करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के लिए जर्मनी का यू बोट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्रांस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जर्मनी यहाँ पर फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर रहा है। यहाँ पर फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है रिवर मर्न। ये जो बैटल ऑफ मर्न है ये हुआ था दोस्तों 5 to 12 सितंबर 1914। ये एक बहुत बड़ी वॉर थी और इसमें जर्मनी एडवांस करना चाहता था टुवर्ड्स दी फ्रांस, लेकिन फ्रांस और बाकी जो अलाइड फोर्सेस है उन्होंने जर्मनी को यहाँ पर रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, जर्मनी को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट बैटल ऑफ मर्न है यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं कि जर्मन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया और यहाँ पर फ्रांस को एक तरीके से विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। जर्मनी यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट में तो बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट में उसको रोक दिया गया है दोस्तों। अब उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और जो अलाइड फोर्सेस है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जर्मन जो आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। तो दोनों ने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला। तो दोनों ने यहाँ पर एक अलग तरीके का वॉर करना चालू कर दिया जिसको हमने नाम दिया है दोस्तों ट्रेंच वॉरफेयर। अब ये ट्रेंच वॉरफेयर क्या था? तो दोनों ही ने अपने अपने साइड पर दोस्तों एक बड़े बड़े ट्रेंच यहाँ पर बना दिए। ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा। अब उसमें वो उतर कर दुश्मन देशों के ऊपर दोस्तों अटैक करेंगे और ये जो ट्रेंच वॉरफेयर है ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला था। लगभग 4 सालों तक दोस्तों ये चला था। 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में चलेगा। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेंच वॉरफेयर में जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका कंडीशन बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। उसी ट्रेंच में उनको खाना बनाना है, उसी ट्रेंच में उनको अपना डेली रूटीन करना है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहीं पर उनको आपको दफनाना है। एक तरीके से आप इमेजिन करिए कि चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, वहीं पर सभी चीज़ों को मैनेज करना है दोस्तों। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और 4 सालों में जो आर्मी वहाँ पर रह रही थी उनका मेंटल और फिजिकल स्टेटस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो पूरी तरीके से दोस्तों खराब हो चुका था। दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है वो ये है कि ऑटोमन एम्पायर दोस्तों अब यहाँ पर वॉर ज्वाइन कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल पावर। आपको याद होगा कि ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में पहले से बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही है। दोनों ने वॉर भी किया था 1878 में, जिसको रूसो टर्क वॉर कहा जाता है। अब यहाँ पर रशिया से बदला लेने के लिए ऑटोमन एम्पायर जो है वो वॉर में आ रहा है और वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाले सेंट्रल पावर की तरफ से दोस्तों उतर रहा है। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आता है दोस्तों 29 अक्टूबर को और सडन अटैक करता है रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया भी डिक्लेयर करता है वॉर अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर ऑन 5 नवंबर 1914। दोस्तों 1914 के लास्ट में नवंबर के महीने में एक और बैटल होता है जो कि बेल्जियम में होता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ यप्र। ये दोस्तों ये जो बैटल ऑफ यप्र है एक सीरीज ऑफ बैटल था जिसमें टोटल 5 बैटल लड़े गए थे, जिसमें से जो पहला बैटल है उसमें जर्मनी को दोस्तों रोक दिया गया, उसमें जर्मनी को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया गया। सो इट वाज वंडरफुल अचीवमेंट बाय द अलाइड फोर्सेस। और इसके आगे का जो बैटल ऑफ यप्र होगा, जैसे सेकंड बैटल ऑफ यप्र, थर्ड बैटल ऑफ यप्र, ये भी जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो इस तरीके से 1914 का एंड होता है। अब यहाँ पर 1914 में जो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं मैं एक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला,
यहाँ पर जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, रशिया को उसने हरा दिया है बैटल ऑफ टेनिनबर्ग में, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट में उसका परफॉर्मेंस एवरेज है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट में जो अलाइड फोर्सेस है वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है जो आगे जाके 4 सालों तक दोस्तों लगातार चलता रहेगा। यहाँ पर जर्मनी का जो दोस्त है ऑस्ट्रिया हंगरी, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, उसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। ना तो वो सर्बिया को कैप्चर कर पाया है, ना तो वो रशिया को डिसाइसिव डिफीट दे पा रहा है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर था कि ओटोमन एम्पायर ने 1914 में सेंट्रल पावर को दोस्तों ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से अब जो बैलेंस है वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि एक तरफ आपका जो अलाइड पावर्स है उसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्बिया जैसे देश हैं, और यहाँ भी अब 3 देश हो चुके हैं जिसका नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। ये तीनों ही कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अब दोस्तों जब 1915 स्टार्ट होगा तो बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए समझते हैं, देखते हैं कि 1915 में कौन यहाँ पर बाजी मारेगा। दोस्तों 1915 की जो शुरुआत होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल से होती है जिसका नाम है सेकेंड बैटल ऑफ यप्रे, जिसमें इस पूरे इतिहास में सबसे पहली बार गैस अटैक किया गया था जर्मनी के द्वारा अलाइड फोर्सेस के ऊपर, और अलाइड फोर्सेस का इसके रिप्लाई में कोई जवाब नहीं था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था अलाइड फोर्सेस का इस गैस अटैक के द्वारा, जिसको किसने किया था? जर्मनी ने किया था दोस्तों। अब यहाँ पर अलाइड फोर्सेस ने डिसाइड किया कि अगर हमको जर्मनी को हराना है तो दोनों ही फ्रंट से, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट से जर्मनी के ऊपर फुल फोर्स के साथ में अटैक करना पड़ेगा। और ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी काम भी आती है। यहाँ पर रशिया को थोड़ी सी सफलता मिलती है। रशिया अब यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट में थोड़ा सा एडवांस करता है दोस्तों टुवर्ड्स जर्मनी। अब यहाँ पर एक मेजर बैटल स्टार्ट होने वाला है 1915 में, जिसका नाम है बैटल ऑफ गैलीपोली। ये जो गैलीपोली पेनिनसुला है ये ओटोमन एम्पायर का है दोस्तों, और यहाँ पर अलाइड फोर्सेस ब्रिटेन के लीडरशिप में गैलीपोली के ऊपर अटैक कर देता है फुल फोर्स के साथ में। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी ओटोमन एम्पायर का कि ओटोमन एम्पायर ने पूरी बहादुरी से यहाँ पर लड़ते हुए पूरे अलाइड फोर्सेस को हरा दिया, और अलाइड फोर्सेस गैलीपोली के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाई। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों ओटोमन एम्पायर के लिए अलाइड फोर्सेस के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने अपने यू बोट्स को छोड़ दिया है ब्रिटेन के नवल शिप्स के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये जो यू बोट्स हैं वो बिल्कुल अंधाधुन अटैक के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। लेकिन मई 1915 में यू बोट से एक गलती हो गई, उसने एक शिप जिसका नाम था लुसितानिया उसके ऊपर अटैक करके उसको गिरा दिया, उसको मार गिराया, जिसमें 128 अमेरिका के नागरिक सवार थे दोस्तों। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अमेरिका बहुत सीरियस वार्निंग देता है दोस्तों जर्मनी को, और यहाँ पर ब्रिटेन भी अमेरिका को प्रोवोक करता है कि आप जर्मनी के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। लेकिन अमेरिका यहाँ पर लास्ट और फाइनल वार्निंग देकर जर्मनी को छोड़ देता है कि अगर फ्यूचर में इस तरीके का दोबारा गलती हुआ तो अमेरिका बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, और अमेरिका आ जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में अगेंस्ट जर्मनी। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग था जर्मनी के लिए। अब जर्मनी ने अपने यू बोट्स के अटैक को लिमिटेड किया और सिर्फ देखकर, समझकर, सोचकर जो ब्रिटिश शिप है उसी के ऊपर वो अटैक करना चालू किया ताकि अमेरिका नाराज ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है 23 मई 1915 में, जब इटली ने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया अलाइड पावर्स की तरफ से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इटली ने लंदन में जाके अलाइड फोर्सेस के साथ सीक्रेट ट्रीटी कर लिया, सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया कि अगर इटली वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करता है अलाइड ग्रुप्स की तरफ से और अगर उनकी जीत हो जाती है तो उनको ऑस्ट्रिया का और ओटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा एक गिफ्ट के रूप में दोस्तों मिलेगा। तो इस वजह से इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 अलाइड फोर्सेस की तरफ से ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही दोस्तों इटली ने ज्वाइन किया वैसे ही जर्मनी के यू बोट्स ने इटालियन शिप्स को टारगेट करना चालू कर दिया और पहले ही बैटल में जर्मनी ने उनके शिप को गिरा दिया, जिसमें इटली के 1900 सिविलियंस की डेथ हो जाती है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी दोस्तों कि उस समय रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ही देशों के लिए जर्मनी को हराना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बाल्कन एरिया है, यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया का सर्बिया के साथ में बहुत पुराना बॉर्डर जो इशू है वो चल रहा था। इस वजह से बुल्गारिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है और वो ज्वाइन कर लेता है वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम द सेंट्रल पावर।
अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है, काफ़ी बड़ा टर्न है, क्योंकि अब यहाँ पर बैलेंस फिर से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है जर्मनी की तरफ। अब यहाँ पर लास्ट में जो टर्निंग हुआ, इसने पूरे बैलेंस को अलग तरीके से सेटअप कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ अब यहाँ पर अलाइड ग्रुप में रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सर्बिया है, इटली है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हमारा सेंट्रल पावर है वहाँ पर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन एम्पायर, और अब चौथा देश भी आ गया है जिसका नाम है दोस्तों बुल्गारिया। और इस तरीके से 1915 का एंड होता है। तो 1915 में दोस्तों जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो है बैटल ऑफ गुलिपुली, जिसमें ओटोमन एम्पायर की एक बड़ी जीत होती है। दूसरा है इटली का वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करना फ्रॉम द अलाइड पावर्स, और बुल्गारिया का वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करना फ्रॉम द सेंट्रल पावर। ये था 1915 का बहुत बड़ा इंसिडेंट्स। अब हम चालू कर रहे हैं 1916 कि 1916 में आखिर आगे क्या होगा। अब दोस्तों स्टार्ट होता है 1916। 1916 में दोस्तों जो फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था उसका नाम है बैटल ऑफ वर्दुन। बैटल ऑफ वर्दुन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में एक जगह है जिसको वर्दुन कहा जाता है। ये बैटल ऑफ वर्दुन हिस्ट्री में एक बहुत ही खास वजह से रजिस्टर्ड हो गया है। ये पूरे वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बैटल है जो फरवरी में स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलता रहेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा सिपाहियों की, सबसे ज़्यादा सैनिकों की दोस्तों डेथ हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास में फैक्ट्स है वो ये है कि लगभग 5.5 लाख फ्रेंच सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और 4.5 लाख जर्मन कैजुअलिटीज़ होते हैं, जर्मन सिपाहियों की डेथ हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जब ये बैटल ऑफ वर्दुन चल रहा था तो उसी समय जुलाई में एक और बैटल स्टार्ट हो गया जिसका नाम था बैटल ऑफ सोम। ये बैटल ऑफ सोम भी फ्रांस में लड़ा गया था। सोम एक रिवर है दोस्तों फ्रांस का। इस बैटल ऑफ सोम में भी लाखों सैनिकों की डेथ हुई थी। यहाँ पर भी जो जर्मनी है वो फ्रांस और अलाइड फोर्सेस के साथ में दोस्तों एक तरफा लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। इसी के साथ में मई में जर्मनी का ही ब्रिटेन के साथ में एक और बैटल हो जाता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ जूटलैंड। ये एक नवल बैटल था जिसमें जर्मन और ब्रिटिश नेवी जो है आपस में लड़ रहे थे। इस बैटल में कोई डिसाइसिव विक्ट्री तो नहीं हुई कि किसी देश को हम ये कह सके कि इसकी जीत हुई, लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि जर्मनी ने ब्रिटेन को यहाँ पर हरा नहीं सके। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो सुपरमेसी थी, ब्रिटेन का जो सुपर पावर था नेवी में, वो अभी भी बरकरार है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी अकेले फ्रांस के साथ में वर्दुन में लड़ रहा है, फ्रांस और अलाइड फोर्सेस के साथ में सोम नदी के किनारे लड़ रहा है, ब्रिटेन के साथ में जूटलैंड का वॉर लड़ रहा है। तो इससे ये बात क्लियर हो जा रहा है कि अलाइड फोर्सेस एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, जबकि अपोजिशन में जो जर्मनी है दोस्तों वो कहीं अकेला पड़ गया है, अकेले सभी फ्रंट में दोस्तों वो लड़ रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो जर्मनी के जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, और यही अलाइड ग्रुप्स को पता था। अलाइड ग्रुप्स को पता था कि अगर हम एक साथ जर्मनी के साथ में लड़ते हैं तो जर्मनी के रिसोर्सेज पहले ख़त्म हो जाएगा और जर्मनी इस तरीके से हार जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साहब ने मेडिएट करना चालू किया पीस सेटलमेंट करने के लिए, शांति समझौता करने के लिए, लेकिन किसी भी देश ने इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो इस तरीके से 1916 खत्म हो जाता है। दोस्तों हम 1916 को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ईयर ऑफ एट्रिशन था जिसमें अलाइड ग्रुप और सेंट्रल ग्रुप जीतने के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे को डैमेज करने के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे, जिसमें जो जल्दी खत्म होगा वो हार जाएगा और जो बचा रहेगा दोस्तों वो जीत जाएगा। और इस रेस में कहीं ना कहीं जर्मनी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जर्मनी के रिसोर्सेज बहुत तेजी के साथ में दोस्तों खत्म हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 1917 स्टार्ट हो रहा है। 1917 के स्टार्ट में ही जर्मनी को समझ में आ गया था कि वो रिसोर्सेज को बचा कर नहीं जीत सकता, उसको कुछ ना कुछ डू और डाई वाला सिचुएशन करना पड़ेगा। तो जर्मनी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पर यू बोट्स को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज़ करेंगे, अब जो हमको दिखेगा उसके ऊपर हम अटैक करेंगे, है ना। तो ये एक काफ़ी रिस्की मूव था, क्योंकि अगर गलती से इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से यू बोट्स ने अमेरिकन शिप को अटैक कर दिया तो इसकी वजह से अमेरिका दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो बाद में जाके दोस्तों रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। जब जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड यू बोट्स अटैक करना चालू किया तो गलती से यहाँ पर अमेरिका के शिप्स भी रेंज में आ गए, टारगेट में आ गए, और अमेरिका के शिप्स भी दोस्तों यहाँ पर अटैक हो गया जर्मनी के द्वारा, है ना।
और यहाँ पर अमेरिकन शिप के ऊपर अटैक होने के बाद में अमेरिका काफ़ी गुस्से में आया और उसको और प्रोवोक किया ब्रिटेन ने कि देखो तुम्हारे शिप को उड़ा दे रहे हैं जर्मन वाले और तुम जर्मनी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। ये था एक टेलीग्राम एपिसोड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक टेलीग्राम भेजा मैक्सिको के जर्मन एम्बेसडर को और वो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे मैक्सिको से कि मैक्सिको अगर वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका आता है तो तुम अमेरिका के ऊपर अटैक कर देना, बदले में तुमको जो चाहिए हम वो दे देंगे। तो ये जो टेलीग्राम होता है दोस्तों, इसको ब्रिटेन के जासूस जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं और वो इस टेलीग्राम को दे देते हैं अमेरिका को और अमेरिका को बताते हैं कि देखिए यहाँ पर जर्मनी आपके खिलाफ ऐसा प्लॉटिंग कर रहा है, मैक्सिको को प्रोवोक कर रहा है कि आपके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अटैक करने के लिए। और जब ये बात अमेरिका को पता चलती है दोस्तों, तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय एक ऑप्शन के कि अब वो जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर करे। तो फाइनली वहाँ के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साहब, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1917 को वॉर डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट जर्मनी। अब जैसे ही जर्मनी के खिलाफ अमेरिका वॉर डिक्लेयर करता है, जर्मनी को समझ में आ जाता है दोस्तों कि अब ये अल्टीमेट डू और डाई सिचुएशन है। अगर हम कुछ अभी नहीं करेंगे कुछ बड़ा तो डेफिनेटली हम हारने वाले हैं। तो इस वजह से जर्मनी ने अपने यू बोट्स के अटैक को और इंटेंसिफाई कर दिया और उसी अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा शिप्स को मार गिराता है जर्मनी का यू बोट। ये एक सक्सेस था दोस्तों जर्मनी के लिए। अब जर्मनी के जो यू बोट्स जिन शिप्स को अटैक कर रहे हैं उनको ये मतलब नहीं है कि वो बैटल शिप्स हैं, कि फूड या नेसेसरी आइटम्स को ले जाने वाले नॉर्मल शिप्स हैं, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो रेंज में आ रहा है यू बोट्स उन सभी चीज़ों को अटैक कर रहा है। और ये ब्रिटेन देखकर काफ़ी डर गया था। ब्रिटेन को लगा कि अगर ये यू बोट्स आने वाले 4-5 महीनों के लिए अटैक करते रहे कंटिन्यूसली तो ब्रिटेन में खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो भी शिप खाना पीना लेके आ रहा है, ग्रेन्स अनाज लेके आ रहा है, उन सभी को यू बोट्स दोस्तों अटैक करके गिरा दे रहा है समुद्र में। यहाँ दोस्तों अमेरिका जिसने अप्रैल में अनाउंस किया था कि वो जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ेगा, तो चूंकि आप यहाँ पर लोकेशन में देख सकते हैं कि जर्मनी यूरोप का देश है और अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है दोस्तों, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो अमेरिका को जर्मनी तक पहुँचने में लगभग 2 महीने के समय लग जाते हैं और वो यूरोप में फाइनली पहुँचता है जून के महीने में। अब जैसे ही अमेरिका पहुंचता है दोस्तों यूरोप में, अलाइड फोर्सेस का जो मोरालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और वहीं जर्मनी के जो सिपाही हैं वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से दोस्तों वो डाउन हो जाते हैं। ये जो 1917 है दोस्तों, इसमें कई सारे देशों ने अलाइड ग्रुप्स को ज्वाइन किया, जिसमें ग्रीस ने ज्वाइन किया था 27 जून 1917 को। इसी तरीके से 1917 में ही ब्राज़ील, चाइना, लाइबेरिया, सियाम, ये सभी देश अलाइड ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। भारत तो स्टार्टिंग से ही अलाइड ग्रुप्स ब्रिटेन की तरफ से दोस्तों इनडायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर ही रहा था। यहाँ पर एक और बैड न्यूज़ आया सेंट्रल ग्रुप के लिए कि जो ओटोमन एम्पायर है दोस्तों, वो अपने कंट्रोल खो चुका था जेरूसलम में। जेरूसलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होली प्लेस है जो पिछले 400 सालों से ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब वो पर्टिकुलर एरिया अलाइड फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस तरीके से ओटोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी हार होती है दोस्तों 1917 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 1917 है वो बहुत सारे बैड न्यूज़ लेके आता है सेंट्रल पावर के लिए, जहाँ अमेरिका ज्वाइन कर लेता है सेंट्रल ग्रुप्स के खिलाफ, जहाँ पर ओटोमन एम्पायर हार जाता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, जहाँ पर जर्मनी के जो रिसोर्सेज है वो बहुत तेज़ी के साथ में ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इन बैड न्यूज़ के पूरे समुंदर में एक जो गुड न्यूज़ आया निकल कर, वो है रशिया से। रशिया दोस्तों 1914 से लड़ाई लड़ रहा है और अभी तक उसको कोई भी मेजर विक्ट्री नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ उसको हार ही मिली है दोस्तों, जिसकी वजह से रशिया का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत कैजुअलिटीज़ हुआ है, बहुत सिपाहियों की डेथ हुई है और वहाँ पर ब्रेड शॉर्टेज भी हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, जिसका नाम था फैब रिवॉल्यूशन, फरवरी का रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है रशिया में। और ये रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि वहाँ के राजा ज़ार निकोलस II को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, रिजिग्नेशन करना पड़ा, एब्डिकेशन करना पड़ा और रशिया के किंग के रिज़ाइन कर देने के बाद में रशिया का कंट्रोल आता है दोस्तों एक नए गवर्नमेंट के पास में, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी रशिया में वॉर को एंड नहीं किया और वो कंटिन्यू करते चले गए, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में और प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और यही प्रोटेस्ट अंत में रूप लिया दोस्तों एक और रिवॉल्यूशन का 1917 में,
जिसका नाम था अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और एक नया युग का शुरुआत हुआ। एक नए इमर्जिंग लीडर आए जिसका नाम था दोस्तों व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ने यहाँ पर कसम खा ली थी कि अब रशिया के लिए वर्ल्ड वॉर 1 को हम खत्म करके रहेंगे, किसी भी कीमत में अब हम आगे वर्ल्ड वॉर 1 को कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने 1917 के लास्ट में ही जर्मनी को कह दिया था कि अब भैया हम वर्ल्ड वॉर 1 को नहीं लड़ने वाले हैं, हम आपसे शांति समझौता चाहते हैं। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी दोस्तों। और बाद में 1918 मार्च में ब्रेस्ट लिटोव्स्क एक जगह था जहां पर रशिया और जर्मनी दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों ने शांति समझौता कर लिया दोस्तों। इसके बाद जर्मनी को काफ़ी बड़ा एरिया दोस्तों जो मिलता है रशिया का, क्योंकि रशिया ने शांति समझौता किया था, इस वजह से रशिया को काफ़ी बड़े एरिया को खोना पड़ता है। और जर्मनी को एक और फ़ायदा ये होता है कि जो 5 लाख से ज़्यादा सेना ईस्टर्न फ्रंट में थी, चूँकि अब रशिया ने विड्रॉ कर लिया है, शांति समझौता कर लिया है, एक तरीके से हार मान लिया है, इस तरीके से वो 5 लाख सेना को अब जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय कर सकती है, जहां पर एक नया पावरफुल कंट्री आया है जिसका नाम है अमेरिका। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अलाइड फोर्सेस के लिए जो चैलेंजेस हैं वो कम नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। जैसे कि रशिया ने दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लिया है। फ्रांस में भी रशिया को देखते हुए एक अलग तरीके का म्यूटिनी, एक अलग तरीके का रिवॉल्यूशन हो उठा है। वहाँ के लोग भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन करने के मूड में है कि अब वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म किया जाए। इटली बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, इटली का कोई भी यहाँ पर रोल देखने को मिलता नहीं, इटली को भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। अमेरिका के जो पूरे रिसोर्सेज हैं, पूरा वेपन्स है, पूरे सिपाहियों को अभी भी आने में कुछ समय लगेगा। यहाँ पर एक ही चीज़ जो स्टेबल दिखाई दे रही है वो है दोस्तों ब्रिटेन का स्ट्रेंथ और ब्रिटेन का पावर। तो ब्रिटेन यहाँ पर एक लीडर की तरह दोस्तों वो लड़ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 1917 खत्म होता है। अब जो फाइनल ईयर है दोस्तों 1918, अब उसमें हम समझने वाले हैं कि अलाइड फोर्सेस यहाँ पर जीतेगा, जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, कि सेंट्रल पावर जीतेगा जिसके पास में जर्मनी है, जो यहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है, जो यहाँ पर डू और डाई वाले सिचुएशन में बिल्कुल फ्री हैंड तरीके से खेल रहा है दोस्तों। तो देखते हैं 1918 में कि कौन जीतता है। दोस्तों 1918 लास्ट चांस था जर्मनी के लिए इस वॉर को जीतने का। यहाँ पर अमेरिका की प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साहब ने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं शांति के लिए पूरे विश्व में, और यही 14 पॉइंट्स आगे जाके अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में जब समझौता होगा तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें कही गई है। इसमें से कुछ बातें हैं पोलैंड की आज़ादी, फ्रांस के सभी एरियाज़ को वापस कर देने की बात उसमें कही गई थी, और एक सबसे बड़ी बात एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, जो ये देखे कि सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और वर्ल्ड वॉर 1 जैसा जो पर्टिकुलर ग्लोबल वॉर है वो आगे भविष्य में कभी ना हो। तो ये कुछ बातें थी वुड्रो विल्सन साहब की जो आगे जाके समझौते के रूप में तब्दील होगी। दोस्तों मार्च 1918 में जर्मनी ने ऑल आउट अटैक, डू और डाई वाला जो अटैक है वो चालू कर दिया दोस्तों 1918 में एयर वॉरफेयर भी चल रहा था, जिसमें सेंट्रल पावर और अलाइड पावर दोनों लड़ रहे थे, लेकिन सेंट्रल पावर कमजोर दिख रहा था और अलाइड पावर ज़्यादा मजबूत दिख रहा था। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि सेंट्रल पावर का जो जर्मनी था, लीडर जर्मनी, उसका एक बहुत ही शानदार पायलट था दोस्तों जिसका नाम था मैनफ्रेड वॉन रिच्टहोफेन। इसको दोस्तों रेड बैरन के नाम से जाना जाता है। इसने 80 लड़ाइयाँ, 80 ऑफिशियल विक्ट्रीज इन्होंने जो है वो दोस्तों दर्ज की है, 80 लड़ाइयाँ इन्होंने जीती है, और ये पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल पायलट थे दोस्तों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1918 में इनकी डेथ हो जाती है। इस घटना के बाद में दोस्तों जर्मनी काफ़ी पीछे हो जाता है एयर वॉरफेयर के लड़ाई में, और इस वजह से अलाइड पावर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर दिखता है एयर वॉरफेयर में। दोस्तों एक फ्रेश पावर अमेरिका के वॉर में आ जाने से जर्मनी के जो सिपाही हैं वो काफ़ी डिमोरलाइज हो चुके हैं, फिजिकली और मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, है ना। वो पिछले 4-5 सालों से दोस्तों वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो थक भी गए हैं, और इसी वजह से दोस्तों जर्मनी अपना फाइनल अटैक, डू और डाई वाला जो अटैक है वो हार जाता है। जैसे ही दोस्तों जर्मनी डिक्लेयर करता है कि हम शांति समझौता चाहते हैं, वैसे ही जर्मनी के अंदर एक इंटरनल प्रोटेस्ट चालू हो जाता है किंग के खिलाफ। उस समय जर्मनी के किंग थे केजर विल्हेम II।
तो इतने बड़े प्रोटेस्ट के प्रेशर में आके जर्मनी के राजा को रिजाइन करना पड़ता है, एब्डिकेट करना पड़ता है और वहाँ एक नई सरकार बनती है जिसको कहा जाता है वेमर रिपब्लिक या फिर जर्मन रिपब्लिक। और यही वेमर रिपब्लिक आगे जाके शांति समझौता करेगा अलाइड ग्रुप्स के साथ में। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 11 नवंबर 1918। तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी अलाइड ग्रुप्स के साथ में शांति समझौता करता है और इसी के साथ में दोस्तों इस बहुत ही बड़े ग्लोबल वॉर वर्ल्ड वॉर 1 की दोस्तों समाप्ति होती है। इस वर्ल्ड वॉर 1 में दोस्तों भारी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान होता है। 90 लाख सिपाहियों की डेथ हो जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा आम नागरिकों की डेथ हो जाती है, 2 करोड़ से ज़्यादा सिपाही परमानेंट घायल हो जाते हैं दोस्तों, अपाहिज हो जाते हैं और ना जाने दूसरे कितने नुकसान हुए हैं, इन्वायरमेंट के नुकसान, बाकी चीज़ों के नुकसान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्या ये अंत था पूरी चीज़ों का? नहीं, ये बहुत सी चीज़ों की दोस्तों शुरुआत थी। इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बहुत से नए देश बनेंगे, बहुत से पेनल्टीज लगेंगे दोस्तों जर्मनी के ऊपर। क्या ये आखिरी ग्लोबल वॉर था, आखिरी वर्ल्ड वॉर 1 था कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी होगा? इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे आने वाले पार्ट्स में। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतर काम करने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।